गुड आफ्टरनून हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में देखिए अब तक की बड़ी खबरें। किन्नौर जिला में निर्माणाधीन परियोजना में हादसा, 2 की मौत, 3 जख्मी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की साइट बदलने की मांग कर रहे लोगों की जान को खतरा। ऊना के झलेड़ा में राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। खेलो इंडिया की कबड्डी प्रतियोगिता में छाई नेरवा की बालाएं। हमीरपुर में किसानों को सब्सिडी पर घर के नजदीक मुहैया करवाए जा रहे सभी बीज। 12 मई को सीएम कार्यालय के बाहर कौन करेगा प्रदर्शन। लाइट कैमरा एक्शन से फिर गूंजी मिनी माया नगरी, धरोहर गांव गढ़ली पर बन रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म। किन्नौर जिला में निर्माणाधीन 100 मेगावाट टिंडोग जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान एडिट 2 के प्रेशर शाफ्ट में विंच रोप मशीन के टूटने से 5 कामगार गंभीर दुर्घटना का शिकार हुए। इन 5 कामगारों में 2 को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जबकि 2 कामगारों के शवों को गहरी खाई से रेस्क्यू किया गया। मृतकों में एक्सवीर सुरेन झारखंड व दूसरा चमनलाल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का बताया जा रहा है, जबकि अन्य सभी कामगार झारखंड के हैं। इस बात की पुष्टि एसपी किन्नौर अशोक रत्न ने की है। इस घटना पर डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने भी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। हादसे में सभी घायलों को आर्मी, आईटीबीपी, डिजास्टर मैनेजमेंट व स्थानीय पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर रेफर किया गया है, जबकि 1 को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में उपचार दिया जा रहा है। फंसे हुए हैं जैसे टिडोंग जो प्रोजेक्ट हमारा स्टैटक्राफ्ट का है मुरंग में 5 बंदे फंस गए थे। उसके अंदर वो रेत गिर गया था, तो उनमें से 3 को अभी तक हमारी टीम ने निकाला है। उनमें से 2 जो है रेफर भी कर दिए गए, 3 इंजर्ड है, 2 को हमने रामपुर रेफर किया है। वहां पर हमारे पुलिस के जवान, आईटीबीपी के जवान, आर्मी के जवान, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और जो हेल्थ वाले डॉक्टर और उनके ऑफिशियल पैरामेडिकल स्टाफ सब मौजूद है। सभी इस वक्त रेस्क्यू में लगे हुए हैं। 5 में से 3 निकाले गए हैं। खतरे से ये जो है वो जो 3 निकले हैं और इंजर्ड तो हैं, बट वो क्रिटिकल नहीं है। बट अभी 2 जो है फंसे हुए हैं, उनकी अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चला हुआ है वहां पर। तो वहां पर हमारी एडीएम साहब की निगरानी में वो सारा कुछ हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 भी जल्द से जल्द हम इनको निकाल पाए वहां से बाहर। नगर पंचायत तलाई व आईपीएच विभाग द्वारा तलाई पंचायत व झबोला गांव की सीमा पर बनाए जाने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कड़ा विरोध किया जा रहा है। शनिवार को बिलासपुर में पत्रकार वार्ता आयोजित कर झबोला गांव के लोगों ने इस मामले के बारे में जानकारी दी। स्थानीय निवासी उषा गर्ग ने बताया कि मामले को लेकर शिमला हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। बावजूद इसके राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस को साइट पर भेजकर स्थानीय लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, जिससे लोगों को जान का खतरा हो गया है। उन्होंने कहा कि यदि साइट का विरोध कर रहे लोगों को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मानव हित में इस साइट को बदला जाए। नगर पंचायत तलाई और आईपीएच डिपार्टमेंट द्वारा एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है, जो कि झबोला गांव और नगर पंचायत तलाई के बॉर्डर पे बनाया जा रहा है। मैं और मेरे गांव वाले इस चुनित भूमि का विरोध करते हैं, क्योंकि इस चुनित भूमि के साथ ही हमारे घर हैं, हमारे पानी की पीने की सप्लाई स्कीम है, मेरे पिता और मेरे बड़े पापा की मलकियत भूमि है और हमारा एक बहुत प्राचीन घराट है जो कि पानी से चलता है। यह घराट हिमाचल की संस्कृति की निशानी है, जिसे हम नई पीढ़ी आगे लेकर जाना चाहती हैं, हमेशा जिंदा रखना चाहती हैं। इसी मामले में हमारा हाईकोर्ट शिमला में एक केस रिट पिटीशन दायर है, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व करके साइट पर ज़बरदस्ती भेजकर हमें डराया और धमकाया जा रहा है। मुझे और मेरे घर वालों को जान का खतरा है। अगर मुझे या मेरे घर वालों को या मेरे गांव की किसी भी औरत को जो कि साइट का विरोध कर रही है कुछ भी होता है, तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार शासन प्रशासन, एसपी बिलासपुर, डीसी बिलासपुर, आईपीएच डिपार्टमेंट, नगर पंचायत तलाई होंगे। मैंने एसपी बिलासपुर को रिटन कंप्लेंट फाइल करके सूचित किया था कि मुझे आशंका है कि मुझे जान का खतरा हो सकता है। हम सरकार से
यही विनती करते हैं कि इस साइट को चेंज किया जाए। जब हमारे पास सल्यूशन है और ये प्लांट अभी नहीं बना है तो क्यों ना इसको मानव हित में इस साइट को चेंज किया जाए, जिससे कि ना ही ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट हो और ना ही इन्वायरमेंटल डैमेज हो। जिला ऊना मुख्यालय के नजदीक झलेड़ा में स्थित पुलिस लाइन में शनिवार को जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक अरजित सेन ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता के दौरान 50 मीटर, 10 मीटर एवं पिस्टल फायरिंग की प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूली बच्चों और इस खेल से जुड़े अन्य खिलाड़ियों ने प्रतिभा के जौहर दिखाए हैं। पुलिस लाइन की फायरिंग रेंज में हुई इस प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों और अन्य लोगों को राइफल फायरिंग के बारे में जानकारी भी दी गई। पुलिस लाइन झलेड़ा में आज डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आज से 50 मीटर शूटिंग और 10 मीटर शूटिंग दोनों कॉम्पिटिशन्स का जो है ऊना में आयोजन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन द्वारा। इसमें पार्टिसिपेंट्स 50 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट जो हैं एक्सपेक्टेड हैं इसमें भाग लेने के लिए। यहाँ पे मिनिमम एज 13 साल के बच्चों से लेकर 60 साल से ज़्यादा उम्र के प्रतिभागी जो है इसमें हिस्सा लेंगे। ये हमें उम्मीद है कि हम एक अच्छी टीम बना के जो है स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में ऊना डिस्ट्रिक्ट से भेज पाएंगे। उसी उपलक्ष्य में आज ये चैम्पियनशिप का आज आगाज़ हुआ है और जो यहाँ राइफल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज़ किया और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो। सर, जिला में जो है वो कहीं ना कहीं एक रेंज की कमी आकर जो है वो काफ़ी खलती है, क्या उसको लेकर कुछ प्रयास जो हो किए जाए? ये ज़रूर है कि ऊना ज़िले में कोई भी इस तरह की एडिक्वेट या एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली शूटिंग रेंज नहीं है, जिसके वजह से जो यहाँ के कंपटीशन में भाग लेने वाले जितने प्रतिभागी हैं उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और ज़िले के बाहर जाना पड़ता है। पुलिस लाइन झलेड़ा में एक ऑलरेडी शूटिंग रेंज प्रेजेंट है जहाँ पे आज जैसे आप देख रहे हैं कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक प्रपोज़ल बना रहे हैं कि किसी तरह से हम यहाँ पे एक शूटिंग रेंज परमानेंटली इस्टेब्लिश कर पाएँ और यहाँ के जितने भी पार्टिसिपेंट्स और कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मैंने कहा 13 साल के बच्चे हैं और उनके आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर है, स्टेट को और इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी का निर्माण फ्यूचर में हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे। खेलो इंडिया की कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की टीम में शामिल नेरवा तहसील की 4 खिलाड़ियों ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया प्रतियोगिता बेंगलुरु में 22 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित की गई थी, जिसमें 2 से 5 मई तक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 3 बार की चैंपियन हिमाचल की टीम को बेहद नजदीक और रोमांचक मुकाबले में MDU रोहतक के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी एवं उसे महज कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। खरीफ मौसम में उगाए जाने वाले बीज की खेप हमीरपुर पहुंचना शुरू हो गई है, जिसे ब्लॉकों व सेल सेंटरों को डिमांड के मुताबिक भेजा जा रहा है। विभाग के पास अब तक मक्की, चरी व बाजरे का करीब 80% बीज पहुंच चुका है, जिसे किसानों को सब्सिडी पर मुहैया करवाया जा रहा है। किसान भी घर के नजदीक अच्छी क्वालिटी का बीज मिलने से काफी खुश हैं। कृषि विभाग की माने तो किसानों को इस बार मक्की का 2150 क्विंटल बीज और चरी व बाजरे का 4750 क्विंटल बीज मुहैया करवाया जाएगा। इसमें चरी का 3150 क्विंटल और बाजरे का 1600 क्विंटल बीज शामिल है। कृषि विभाग ने इसके अलावा लाइसेंस होल्डर करीब 100 सोसाइटियों को भी मक्की, चरी व बाजरे की डिमांड भेज दी है। किसानों को मक्की का सिंगल क्रॉप बीज 60 रुपए किलो और डबल क्रॉप बीज 49 रुपए किलो के हिसाब से मुहैया करवाया जा रहा है। मक्की पर किसानों को 40-40 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा चरी का बीज 35 रुपए किलो और बाजरे का 52 रुपए किलो के हिसाब से वितरित किया जा रहा है। किसानों को चरी बीज पर 25 रुपए व बाजरे के बीज पर 40 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ब्लॉकों व सेल सेंटरों में बीज को लेकर किसानों की काफी भीड़ उमड़ रही है। किसान सब्सिडी पर मिल रहे बीज को जल्द से जल्द खरीदने में लगे हुए हैं, ताकि उन्हें बाद में बीज से वंचित न होना पड़े। और जैसा कि आपको पता ही अभी हमारा जो रबी का सीजन था, जिसमें हमारी गेहूं की फसलें मुख्य थी, वो तो कट चुकी है
और इस बार आपने देखा सूखे की स्थिति भी बनी, मार्च और नवंबर बारिश हुई नहीं है और अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, बारिश नहीं है अभी। तो किसान जो आगे हमारी खरीफ सीजन की बिजाई है उसमें जुटे हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में ज़िले में हमने मक्की का कोई 2150 कुंटल बीज उपलब्ध करा दिया है। सोरगम का जो चेरी है जो किसान लगाते हैं ऐसे फॉडर के रूप में, वो 3150 कुंटल है और बाजरा जो 1600 कुंटल है। धान का जो इलाका है वो इस डिस्ट्रिक्ट में कम है, वो तकरीबन 12 कुंटल किसान लेते हैं विभाग से। तो ये जो बीज है मोस्टली 80% बीज आ चुका है हमारे जो ब्लॉकों के जितने भी कृषि विक्रय केंद्र हैं और जो सोसाइटियाँ हमसे जुड़ी हैं। तो मैं किसानों से यही आग्रह करूँगा कि जो भी हमारी सोसाइटियाँ जो लाइसेंस करते हैं हमारे विभाग से जुड़ी वहाँ जाएँ और ये बीज जो सब्सिडी पे उपलब्ध है उसको प्राप्त करें और जैसे बारिश पड़ती है, जैसे बत्तर आती है तो इसका फायदा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन अपनी मांगों को लेकर 12 मई को सीएम कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा। ये ऐलान संगठन के जिला अध्यक्ष किशोरी लाल ने ऊना मुख्यालय पर किया। किशोरी लाल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछले काफी समय से समय पर पेंशन नहीं दी जा रही है। 22 अप्रैल 2021 को सरकार व प्रबंधन वर्ग के साथ मीटिंग भी हुई थी, जिसमें प्रबंधन वर्ग ने हर माह के पहले सप्ताह में पेंशन देने के बारे में लिखित फैसला भी किया था। इसके अलावा ग्रेच्युटी, लीव इन कैशमेंट व पेंशन संबंधी हल के लिए कमेटी गठन का भी निर्णय लिया गया था। इसके बावजूद परिवहन निगम कर्मचारियों को समय पर पेंशन व अन्य लाभ नहीं दे रहा है। ऐसे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वृद्धावस्था में अपने परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। मैं किशोरी लाल, जिला अध्यक्ष हिमाचल पथ परिवहन निगम सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन ऊना। आज हमारा मुख्य विषय बहुत पुराना जो चला हुआ है वही है। हमें समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, जिसके कारण हमें इस वृद्ध अवस्था में अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाना अति कठिन हो जाता है। अभी पिछले महीने हमारे को पेंशन नहीं मिली, वो इस महीने की 5 तारीख को पेंशन मिली, उससे पिछले महीने पूरी पेंशन नहीं मिली। तो जब सरकार के साथ हमारा 22/4/21 को फैसला हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार अतिरिक्त परिवहन सचिव महोदय के साथ उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया था और लिखित रूप में ये फैसला हुआ था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने के पहले सप्ताह में पेंशन दे दी जाए और जो भी जितने भी हमारे वित्तीय लाभ जो पेंडिंग थे, जैसे जुलाई 2015 से लेकर के डीए का एरियर और जिनकी ग्रेच्युटी, लीव इन कैशमेंट बकाया थी और जिनको पेंशन नहीं लग रही थी और एक साल के बाद पेंशन लग रही थी, उनका फैसला ये लिया गया था उस मीटिंग में कि हमें 3 महीने का समय दो आप, और 3 महीने के समय के बीच में हम एक कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी का गठन करने के बाद हम आपकी तमाम जितनी भी मुख्य मांगे हैं वे माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे और आपके पैसे का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम करवा के आपका सारा निपटारा जो है भुगतान पैसे का कर देंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें दुख इस बात का होता है कि जब सरकार और परिवहन के प्रबंधन इस बात को मान लेते हैं, लिखित रूप में देते हैं, नहीं करते रहते हैं और हमें बार बार संघर्षरत होकर के कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ता है। अब कमेटी ने जब पेंशन नहीं मिली तो प्रबंधन के पास जाकर के गुहार लगाई। रुख ये है कि मैं बता रहा था कि हमारे प्रदेश कार्यकारिणी ने मांग पत्र दिया है और उसमें 12/5/22 को शिमला के अंदर मुख्य कार्यालय के नीचे, बस स्टैंड के नीचे, पुराना बस अड्डा के नीचे
धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसमें रोष व्यक्त किया जाएगा कि हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। जिला ऊना से कितने जिला ऊना से तमाम जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो वहाँ पर जाके अपना भाग लेंगे। और उसमें मांग पत्र में ये भी कहा गया है कि जैसे पंजाब का वेतनमान जो है राज्य के कर्मचारियों को दे दिया गया है, परंतु HRTC के कर्मचारियों को वेतनमान देने के लिए अभी तक कोई भी फैसला जो है सरकार व प्रबंधन द्वारा नहीं लिया जा रहा है। इन दिनों धरोहर गांव गरली पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का काम जोरों पर चला हुआ है। बीते करीब 2 दिनों से लगातार गरली की प्राचीन ऐतिहासिक भव्य इमारतों, लकड़ी की बारीक मीनाकारी से बनी पुरानी धरोहरों को ये फिल्म यूनिट अपने कैमरे में कैद कर रही है। इस फिल्म के डायरेक्टर पीयूष शर्मा ने बताया कि इस पुराने गांव की संस्कृति, प्राचीन इतिहास, इस क्षेत्र की स्थापना, यहाँ बनी भव्य हवेलियों को इस फिल्म में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रभारी गीता दत्ता ने इस गांव को बहुत ही सुंदर तथा शांत बताया। वीडियोग्राफर सुशांत व फरहान ने अपनी पूरी टीम के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू के जरिए स्थानीय पब्लिक मोटिवेटर और शिक्षक मदनजीत से इस गांव के इतिहास के बारे में जाना। पूर्व प्रधान धर्मवीर ठाकुर और अन्य लोगों ने भी यहाँ की संस्कृति तथा इस क्षेत्र के जीवन मेला के बारे में बात की। दिल्ली से प्रमुख रूप से यहाँ पधारी जर्नलिस्ट गीता दत्ता ने बारीकी से क्षेत्र का शोध कार्य करके इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अपनी यूनिट के साथ रिकॉर्ड किया और बताया कि भारत सरकार के सौजन्य से पुराने गांव पर आधारित फिल्में हमारी फिल्म यूनिट द्वारा बनाई जाती हैं, ताकि इस फिल्म के माध्यम से गांव को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले।